मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के मेरे अध्यापन का विषय है भारतीय संविधान का गठन एवं कार्यकरण। आज हम हमारे इस व्याख्यान में भारतीय संविधान सभा के गठन का अध्ययन करेंगे। संविधान संविधान वे शब्द है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन संचालन का कार्य किया जाता है। अर्थात संविधान वे दस्तावेज है जिसमें उस देश के शासन का संचालन किस प्रकार से होगा, उन नियम उपनियमों को सूचीबद्ध कर दिया जाता है। इसे संविधान कहा जाता है। प्रत्येक देश के अंदर अपना एक संविधान होता है जो उस देश को एक दिशा प्रदान करता है, मार्ग प्रदर्शन करता है और उस देश के संवैधानिक पदाधिकारियों को एक सीमा पर रहकर कार्य करने के लिए विवश करता है। क्योंकि संविधान का निर्माण वहाँ की जनता के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार से संविधान जन प्रभुता पर आधारित एक लोकप्रिय दस्तावेज है जिसकी अवहेलना कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी ना तो कर सकता है और ना ही करने का प्रयास करेगा। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से देखने को मिलता है और हम देखते हैं कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका के संविधान को कहा जाता है। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो हम स्वतंत्रता आंदोलन के काल में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हुए भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के साथ साथ संप्रभुता शक्ति भारतीयों को प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। हम देखते हैं कि इस दिशा में कांग्रेस की स्थापना की गई और कांग्रेस ने इस कार्य को बेखूफी निभाया और हम पाते हैं कि उन्होंने प्रारंभ में संभव नहीं था कि हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त हो जाए, तो उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की। लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति हमारे पक्ष में आती गई तो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब हमें एक नेतृत्व प्राप्त हुआ और हमारा स्वतंत्रता आंदोलन ऊंचाइयों पर जाने लगा और हमारे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना ओतप्रोत होने लगी और हमारा स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत घातक सिद्ध होने लगा, तो हम देखते हैं कि 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को रावी तट पर तिरंगा लहराकर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। अगर हम देखें, सर्वप्रथम भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग तिलक द्वारा 1895 के स्वराज्य विधेयक जो प्रस्तुत किया गया था उसके माध्यम से हमें देखने को मिलती है। तिलक का प्रसिद्ध कथन, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे पाकर ही रहेंगे, हम इसे लेकर ही रहेंगे, इसमें देखने को मिलती है। लेकिन आधुनिक युग में इसकी झलक हमें 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के ये कथन कि भारतीयों के भाग्य का निर्धारण भारतीय की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए, यानी भारत के लोगों के माध्यम से ही भारत का शासन होना चाहिए, इसमें देखने को मिलती है। लेकिन औपचारिक रूप में हम देखते हैं कि एम.एन. राय के द्वारा भारतीय संविधान सभा के विचार को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाता है, यथार्थ तक पहुंचाया जाता है, व्यवहार तक पहुंचाया जाता है। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा के अर्थ, उद्देश्य और महत्व को स्पष्ट किया गया और भारतीयों के समक्ष एक ऐसे संविधान सभा के लक्ष्य को, स्वप्न को रखा गया जो कि भविष्य में चलकर भारत के पूर्ण स्वराज्य या जन संप्रभुता पर आधारित भारत प्रदान कर सके। 1937 और 38 के अधिवेशनों के माध्यम से हम देखते हैं कि भारत में स्थायी रूप से या प्रबल रूप से भारतीय संविधान सभा के मांग की गई। लेकिन अभी तक ये मांग इतनी सशक्त नहीं थी जितनी हमें लग रही थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया था। लेकिन दुर्भाग्य है ब्रिटिश सरकार के लिए, 1939 और 1945 के मध्य पूरा विश्व दो भागों में विभक्त हो गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, और हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो गया। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी राष्ट्र के रूप में थे और इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका इन मित्र राष्ट्रों के रूप में एक अलग गुट था। इन मित्र राष्ट्रों ने विश्व युद्ध में इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य था कि विश्व में लोकतंत्र की रक्षा की जाए, क्योंकि लोकतंत्र को नाजीवादी और फांसीवादी ताकतों से खतरा उत्पन्न हो गया था। लेकिन ये मांग उठने लगी कि जो राष्ट्र ये मांग कर रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा की जाए, वही राष्ट्र जो हैं
लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के राष्ट्रों को गुलाम बनाकर, दास बनाकर वहाँ पर आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मित्र राष्ट्रों ने ये वादा किया कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी जीत होती है तो हम उन राष्ट्रों को स्वतंत्र कर देंगे, स्वराज्य प्रदान कर देंगे। तो हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो जाता है और भारत में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है, जो हिटलर यानी जापान के साथ लड़ती है और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ती है। ब्रिटिश सरकार की नींव से नींव हिल जाती है, क्योंकि वो वर्मा तक यानी कि पहुंच जाती है। अब ब्रिटिश सरकार भारतीयों के पास आकर ये मांग करती है कि अब भारत को हमारा साथ देना चाहिए। अगर भारत विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ देता है तो हम युद्ध समाप्त होने के बाद विजय प्राप्त करते हैं तो हम भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे और भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। हम देखते हैं कि तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार 1942 में एडवर्ड क्रिस्प के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग भेजता है। एडवर्ड क्रिस्प दो तरह की योजना प्रस्तुत करता है। तात्कालिक योजना यानी वर्तमान में भारतीय हमें विश्व युद्ध में साथ देंगे, और युद्ध के बाद की योजना, अगर युद्ध में इंग्लैंड विजय होता है तो भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तो हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के दबाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि ब्रिटेन को भारत को आज़ाद करने के लिए योजना प्रस्तुत करनी ही पड़ती है, क्योंकि ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति भी इतनी बिगड़ चुकी है विश्व युद्ध के कारण। ब्रिटेन की सैन्य शक्ति भी इतनी बिखर चुकी है कि अब ब्रिटेन के बस की बात नहीं है कि वो भारत पर नियंत्रण रख सके, क्योंकि अब ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन की मजबूरी थी कि अब, और भारत के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन इतना सशक्त, इतना तीव्र हो गया था कि ब्रिटेन को भारत को आज़ाद करने के लिए कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत करनी पड़ी। तो हम देखते हैं कि 3 सदस्यीय आयोग भारत के अंदर आता है। कैबिनेट मिशन योजना भारत में प्रस्तुत की जाती है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है और 16 मई 1946 को मिशन अपनी योजना प्रस्तुत करता है। वो ये कहता है कि वर्तमान में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण करना भारत के लिए संभव नहीं है। अतः भारत की जो केंद्रीय विधानसभा है और एक प्रांतों की निर्वाचित विधानसभाएं हैं, उनके प्रतिनिधियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और देशी रियासत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के माध्यम के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत करता है कि भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे और 93 देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य होंगे। अब जो योजना प्रस्तुत की जाती है वो ये है कि 389 सदस्यों का चुनाव जनसंख्या के आधार पर होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। सेकंड, संपूर्ण भारत 3 भागों पर विभक्त हो जाएगा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, सिख बाहुल्य क्षेत्र और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। रियासतों को प्रतिनिधित्व इस आधार पर प्रदान किया जाएगा कि वो जो समझौता समिति गठित की गई है और रियासतों की जो समिति है उसके आधार पर रियासत अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं। और संविधान सभा की जब प्रथम बैठक होगी उसके बाद में संपूर्ण संविधान सभा 3 आधारों पर बढ़ जाएगी। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो उत्तर पूर्वी प्रांत है और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। संविधान सभा में एक ये बात भी रखी गई, योजना का पक्ष था कि अगर कोई राज्य प्रांत चाहे या रियासत देशी रियासत चाहे तो वो भारतीय संविधान सभा में ना जुड़ करके, सम्मिलित ना होकर के स्वयं के लिए पृथक संविधान का निर्माण कर सकती है। तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में तो मुस्लिम जो लीग है उनको ऐसा लगा कि हमारी स्थिति अच्छी है और वो भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हो जाती है। लेकिन जब संविधान सभा का निर्वाचन होता है और उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उसके बाद में मुस्लिम लीग की आंखें खुल जाती है और हम देखते हैं कि कांग्रेस को 389 में से 208 सीटें प्राप्त होती है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त होती है और 15 यानी अन्यों को सीट प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान सभा के अंदर जो बहुमत है वो कांग्रेस का है।
अगर कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता है तो वहाँ पर मुस्लिम लीग की नहीं चलेगी और बहुमत से निर्णय होगा। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग जो है अपनी दुर्लभ स्थिति को देखते हुए संविधान सभा का बहिष्कार कर देती है और वो ये कहती है कि भारत के लिए पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए भारत का भाग्य, हिंदू जो है उनका निर्धारण नहीं, भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकता है। अतः मुस्लिमों के भाग्य के निर्धारण करने के लिए हम पाकिस्तान का निर्माण करेंगे और हमारे लिए अलग संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार ब्रिटिश सरकार जो है मुस्लिम लीग की ये बात मान लेती है और भारत के विभाजन की योजना माउंटबेटन योजना के रूप में प्रस्तुत करती है। और हम देखते हैं कि अब भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा के रूप में दो संविधान सभाएं अलग से आ जाती है और भारतीय संविधान सभा का पूर्ण गठन होता है जिसमें 324 सदस्य होते हैं। अब प्रारंभ होती है हमारे संविधान सभा का कार्यक्रम, यानी कि संविधान सभा किस प्रकार से हमारे संविधान सभा का निर्माण करती है, संविधान निर्माण की कहानी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इस बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष शशिधरनंद सिन्हा को चुन लिया जाता है। द्वितीय बैठक संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को होती है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा का वे स्वरूप है जो ये दिशा तय करता है कि भारतीय संविधान सभा का स्वरूप क्या होगा, दिशा क्या होगी, लक्ष्य क्या होंगे, नीति क्या होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य भारतीय संविधान सभा को एक दिशा प्रदान करना है और ये विश्वास दिलाना है कि भारतीय संविधान सभा संप्रभुता संपन्न है, जिसका उद्देश्य भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है, जिसका उद्देश्य नागरिकों स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव पर 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 यानी 8 दिन तक वार्ता होती है, विचार विमर्श होता है और उसके बाद इसे स्वीकार कर लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद अब संविधान सभा के कार्य संचालन के लिए कई समितियों का गठन किया जाता है, जैसे संघ समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यकों की समिति, संघ शक्ति समिति, परामर्श समिति, प्रारूप समिति, इनमें प्रमुख समितियां हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसका काम था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। 7 सदस्यीय समिति का निर्माण डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में किया जाता है। संविधान सभा में सत्ता की धुरी या शक्ति की धुरी के केवल 2 केंद्र थे, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा वल्लभ भाई पटेल। और जब भी संविधान सभा में कोई प्रश्न उत्पन्न होता था तो संविधान सभा 2 भागों में विभक्त हो जाती थी और हम देखते हैं कि उस प्रकार संविधान सभा में रोचक बहस प्रारंभ हो जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान सभा का निर्माण करना था, तो हम देखते हैं कि 19 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इसका अध्यक्ष प्रारूप समिति का बनाया जाता है और 7 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। हम देखते हैं कि प्रारूप समिति विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करती है और वो भारत के लिए एक ऐसा संविधान का निर्माण करना चाहती है जिसके अंदर सभी तरह की अच्छाइयाँ हों, सभी तरह के अधिकार, सभी तरह की स्वतंत्रताएं, सभी तरह की शासन की विधियों को सम्मिलित किया जाए, ताकि भारत के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जा सके जो संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श हो। और हम देखते हैं कि ऐसा कार्य संपन्न हो पाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो समिति थी उसके नेतृत्व में। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। हम देखते हैं कि संविधान सभा में 3 वाचन होते हैं। पहला वाचन 16 नवंबर, पहला वाचन 8 जनवरी 1949 से 16 नवंबर 1949 के मध्य होता है। दूसरा वाचन 16 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य होता है और तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 के द्वारा होता है। और हम देखते हैं कि ये 24 जनवरी 1950 तक चलता है और 24 जनवरी 1950 को तृतीय वाचन
जब पूर्ण हो जाता है तो संविधान सभा के समस्त सदस्य संविधान सभा की जो जिल्द हैं, प्रतियां हैं, उन पर हस्ताक्षर करके संविधान सभा को भारतीय संविधान को एक कानून का स्वरूप प्रदान कर देते हैं। और हम देखते हैं कि इस दिन से हमारा जो संविधान है लागू हो जाता है। लेकिन हमारा जो संविधान है जो हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन 26 जनवरी उनको हमारे लिए एक विशेष दिन था, क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। अतः इस दिन को याद को बनाए रखने के लिए हम देखते हैं कि कुछ उपबंध तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन संपूर्ण संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। इस प्रकार हमारे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और 24 लाख रुपए का लगभग खर्चा आया। और मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं और संविधान में 25 भाग हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण हुआ। धन्यवाद।